तुम्हारी मानसिकता में जिनके प्रताड़ना है, दलित एक शब्द है ही नहीं। हमारे यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होने के बावजूद उनका बच्चा रिजर्वेशन में आगे चल रहा है। तमिलनाडु में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया था क्योंकि वो दलित थी, तो उसे टॉयलेट साफ कराया गया। वहीं एक मामला आया था, व्यक्ति के ऊपर पेशाब की गई थी क्योंकि वो दलित जाति का था। 140 करोड़ में एक आपने एक केरला का बताया, एक यूपी का बताया, 0.0000% कितना परसेंट, क्योंकि काउंटेबल वही चीज है जहां पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, भूमियार, जैन, ये लोग अगर मूत रहे थूक रहे हैं तो वो तो काउंटेबल है, और मियाँ थूक रहा, मियाँ मार रहा, काउंटेबल नहीं है। आपने जब युवाओं की बात करी तो यूजीसी के दौरान, जब यूजीसी का नया नियम लागू होने जा रहा था सभी यूनिवर्सिटीज में, तो आपके द्वारा आक्रोशित और उग्र प्रदर्शन किया गया था, बहुत ज्यादा आंदोलन किए गए थे। राजनीति करते हैं, उन्होंने बकायदा संसद में ये अपना वक्तव्य दिया कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। राष्ट्रपति होते हुए तुम्हें कौन कौन बता रहा है, प्रधानमंत्री होते हुए उनको कौन प्रताड़ित कर रहा है, और अगर कर रहा है तो तुम हटो ना यार, तुम घर जाओ। आप यहाँ माइनस वाले को एमबीबीएस करवा रहे हैं, उन डॉक्टरों से आप कौन, क्या मोदी अपनी सर्जरी करवाएंगे उनसे? बोल रहे हो कोविड की तरह दिक्कत आ जाएगी, आपको अलर्ट रहना चाहिए। कोविड में तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया भैया? नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। आपका स्वागत करते हैं हम आज पॉडकास्ट की एक और सीरीज में, जहां हमारे बीच मौजूद हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना। तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे फिलहाल वर्तमान की कई सारी सिचुएशंस के ऊपर, साथ ही उनसे कुछ राजनीतिक और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी। तो सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करनी सेना के, तो करनी सेना किस विचारधारा के साथ चल रहा है और राजपूत की छवि का व्यक्तित्व किस प्रकार से भारतवर्ष में पूरे में लहरा रहा है? देखिए सर, 2006 में 23 सितंबर को करनी सेना जी, आज 20वां साल पूरा अभी सितंबर में हो जाएगा। सितंबर में 23 सितंबर को पूरा 20 साल करनी सेना एक वयस्क जीवन में एंटर कर जाएगा। इन 20 सालों में हमने 11 उद्देश्यों को लेकर करनी सेना बनाई थी। सबसे पहला उद्देश्य था इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ जो हो रही है फिल्मों के माध्यम से, उसका विरोध करना, और उसके साथ साथ जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं, हमारे ऐतिहासिक पात्रों की जो जाति बढ़ती जा रही है उनके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। हम लोग खड़े हुए, हमारे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कोई लीडरशिप है, नेतृत्व है, उसको अगर कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको कोई थ्रेट कर रहा है, उसको कोई कमतर कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े थे। महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लोग खड़े थे, महिला शिक्षा को लेकर हम लोग खड़े थे, लोगों के, युवाओं के रोजगार को लेकर हम लोग खड़े थे, युवाओं के भविष्य के लिए कोई भी दिक्कतें आए भविष्य को लेकर, तो हम लोग उनके भविष्य के साथ क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम लोग, ऐसा 11 उद्देश्य हम लोगों ने बनाया था। ऐसा नहीं है कि एक संगठन बना दिया, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी बाकायदा विचारधारा थी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवे की विचारधारा, जो केंद्रीय मंत्री रहे जी, और पहले राजपूत समाज के राजस्थान के केंद्र में मंत्री रहने वाले जो उनको स्थान प्राप्त है, वो व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा पे हम लोग चले। जिन्होंने पहली बार उन पे आरोप लगा संसद में कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं, उन्होंने बकायदा संसद में ये अपना वक्तव्य दिया कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं उस देश का कभी नहीं हो सकता। ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने खुल के बोला कि हाँ, जब सभी जाति बिरादरी के लोग अपनी जाति की राजनीति करते हैं तो मुझे इसमें कतई गुरेज नहीं है, बशर्ते कोई भी समाज का व्यक्ति मेरे अगर दर पे आएगा तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये उनकी एक विचारधारा थी। उनके पुत्र स्वर्गीय लोकन सिंह जी कालवी, जो पीछे तस्वीर भी लगी हुई है, उन्होंने इस करनी सेना का गठन किया और अपने पिता की विचारधारा पे ये संगठन बनाया। आज भी 20 सालों बाद, अब खुद कालवी लोकन सिंह जी नहीं है, फिर भी संस्था चल रही है। उनके जाने का अभी 2 साल पूरे, हमने 3 साल की पुण्यतिथि भी मनाई है थोड़े दिन पहले, 10-12 दिन पहले, और ये मानिए कि उनके जाने के बावजूद भी ये करनी सेना उतनी ही ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर है, पूरे देश में है, विद्यमान है, उस हर एक मुद्दे पर मुखर होकर बोल भी रही है, अपना पक्ष रख रही है। जहां कहीं ना कहीं दूसरे संगठन मौन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे संगठन पॉलिटिकल पार्टियों के धड़े में बढ़ जाते हैं, वहां जाके
राजनेताओं के चरणों में चरण चुंबन करते हैं। ना हमारा मकसद ये कभी था, ना है, रहेगा। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उनके अधीन नहीं है, उनके पिछलंगू नहीं है, उनके कतई हम लोग कहीं उनको अंधभक्ति से उनको सपोर्ट नहीं करते। हम जो अच्छा करेगा समाज के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। वर्तमान की राजनीति में आप किसका समर्थन करते हैं? वर्तमान की राजनीति में अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई मुझे लगता ही नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी इसका समर्थन करना चाहिए। जी। कांग्रेस से हम लोग राजपूत समाज बेसिकली 50-60 साल लड़ा है, और 50-60 साल लड़के हम किसको लेके आए? भारतीय जनता पार्टी। मैं बाल्यकाल से समझ रहा हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। मैं संघी हूँ, इस बात का भी गर्व। उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक हूँ। पर उसी भारतीय जनता पार्टी ने अभी युवाओं के साथ क्या किया पूरा देश जानता है। 2018 में SC/ST कानून पे क्या किया पूरा देश जानता है। और 2014 से जब से ये आए तब से अगर सीनियरिटी देखें तो राजपूत समाज के वयोवृद्ध लीडर्स के साथ, ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध लीडर्स के साथ इन्होंने किस तरीके का उनके साथ बर्ताव किया, किस तरीके से उनको राजनीतिक कैरियर उनका खत्म किया गया, कैसे उनको 1 to 1 एक एक को पकड़ कर बाहर निकाल दिया गया जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह। और आप देखिए जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया, जिन जातियों की छाती पे चढ़ के पार्टी खड़ी हुई, उन्हीं जातियों को आज दंडित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हर दिन उनके युवाओं के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र किया जा रहा है, इसी पार्टी के द्वारा। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जब युवाओं की बात करी तो यूजीसी के दौरान जब यूजीसी का नया नियम लागू होने जा रहा था सभी यूनिवर्सिटीज में, तो आपके द्वारा आक्रोशित और उग्र प्रदर्शन किया गया था, बहुत ज्यादा आंदोलन किए गए थे और आपके द्वारा इसे ये कहा गया था ये सवर्ण विरोधी है। तो इसके पीछे क्या विचारधारा है? क्या आप सवर्णों के लिए ही लड़ रहे हैं या ST/SC के लिए भी आपके लिए कोई मत है? हमें जातियों में बांटने के लिए यूजीसी आया है जी। हमें प्रेम है हमारे दलित भाइयों से, प्रेम है आदिवासियों से। ओबीसी तो वो जाति है जो मूल ओबीसी जो राजपूत समाज के जन्म से लेके मृत्यु तक 8-10 मूल जाति वो राजपूत समाज के साथ रहती है। उनके परिवार, राजपूत समाज का परिवार और उनका परिवार जुड़ा हुआ परिवार है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे कोई भी कर्मकांड, कोई भी अच्छा सगुन का काम, कोई भी नया बच्चा अगर घर में पैदा होता है तो एक अच्छा एक उत्सव मनाया जाता है, उसमें हर एक जाति का सहयोग होता है। कैसे सहयोग होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो स्नान कराया जाता है, जिसको नम्मी का नहावन, जो भी कोई आप नहावन वगैरह जो भी क्या बोलते हैं, जो भी नामकरण जो संस्कार होता है, उसमें जो पहला स्नान बच्चे को कराती है वो है कि नायण माँ, नाई समाज की, जिसको माँ की उपाधि। जो आपके उत्सव गीत गाती है उसको बोलते हैं ढोलन डमामण माई। समझ रहे हैं? आपके नए बर्तन लेके आएगी वो कुमारी माई। जो नए बर्तन क्योंकि सूख तक लग जाता है तो हर एक घर को साफ सफाई करी जाती है, आपकी होद परिंदे वगैरह सबके बर्तन बदले जाते हैं, तो वो होती है हमारी कुमारी माई। आपके कोई भी नया बर्तन होगा तो उसमें हरा कुछ डाले वगैरह उसका सूंड जो सगुन है वो नहीं बैठेगा, तो वो लेके आएगी जो मालन माँ, माली समाज से। और आपके उस दिन जो साफ सफाई होगी घर में वो करेगी हमारी रानी, जो मैत्र जो परिवार, जो जिसको आप वाल्मीकि परिवार बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैत्राणी जी, रानी की उपाधि। और वो जो पूरा क्रियाक्रम जो कर्मकांड करेंगे वो पंडित जी महाराज। उसमें और अगर विस्तार से जाए तो खूब सारे लोग, वो जो बच्चे का नया कोई खिलौना कोई बनाएगा तो बड़ा ही बनाएगा, जो जिसको हम लोग जांगीर समाज बोलते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो इन चीजों, इन जातियों के साथ पैदा होता है जी। उनका पहले दिन से उनसे ये रिश्ता होता है, तो हम कहाँ किसी के खिलाफ हो सकते हैं? बिल्कुल। तो ये तो रही एक सकारात्मक परिदृश्य हमारे समाज की, जो शुरुआत से लेकर सनातन संस्कृति में है कि कोई भी जाति ऊपर नीचे नहीं है। ये कहीं ना कहीं सामाजिक परिकाष्ठाओं की वजह से बीच में हमारे बीच आ चुकी है। लेकिन जब हम एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखते हैं समाज का, तो उसमें हम देखते हैं कि कई बार एक डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव की लकीरें खिंची हुई है, तो उसे मिटाने के लिए कहा जा रहा था कि यूजीसी यूनिवर्सिटी में लागू किया जा रहा है। तो अगर हम यूजीसी नहीं ला रहे हैं तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा हम अल्टरनेटिव ला सकते हैं कि जिसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज में भेदभाव हो रहे हैं बच्चों के प्रति, ST/SC, OBC और जनरल सभी एक साथ बैठकर, एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ सके, बिना किसी भेदभाव के चल सके, और हमारे किसी भी तरीके से ना तो जनरल में कोई सवर्ण विरोधी बने और ना तो ST/SC के साथ किसी प्रकार का भेदभाव? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया।
आपके नेशनल जो चैनल्स हैं जिसमें नंबर 1 नंबर 2 पे शायद आज तक आता हुआ है कि भी एबीपी न्यूज आता होगा, जी उनका जो सर्वे है वो बता रहा हूँ, सर्वे नहीं है उनका जो उन्होंने आकलन निकलवाया है यूनिवर्सिटी का, 10 सालों का जो रिकॉर्ड निकलवाया है, 0.15% केवल मुकदमे दर्ज हुए हैं 10 सालों में ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी में भेदभाव के छुआछूत की। इसका मतलब समझते हैं आप, मतलब 1 लाख में से 5-7, 1 लाख, हम्म 1 लाख में से 5-7, जी और वो किसने किए हैं वो कंफर्म नहीं है कि वो स्वर्ण ने ही किए हैं या ओबीसी ने किए हैं या आपस में हुए हैं। जी बिल्कुल समझ रहे हैं आप, ये मत मानिए कि एससी एसटी में आपस में भेदभाव नहीं है। वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ कौन लड़का शादी कर रहा है मुझे बताइए, जो ये राष्ट्रीय स्तर पे बकवास करते हैं कि हम लोग आपस में, जब ब्राह्मण की बेटी की शादी होगी हमारे साथ तब ये भेदभाव मिटेगा। वाल्मीकि समाज की बेटी को आप कौन आपका जो आईएएस का बेटा जो पन्ना के लेके जा रहा है, शादी करके लेके जा रहा है, एक भी नेता का नाम बताइए। सबसे बड़ा महादलित अगर कोई है इस समाज में तो वाल्मीकि समाज है, उसके अलावा कोई समाज नहीं है जिसके साथ छुआछूत होता हो। गलत बात। हमेशा हम लोग, ठीक है, मुख्य धारा में आना चाहिए, फ्लो में सबको आना चाहिए। 80 साल से भुगता है ना, -40 वाला एमबीबीएस कर रहा है और 98 वाला घर बैठा मक्खी मार रहा है, इससे ज्यादा इस तो देश में क्या होना है। जी आपकी जितनी भी प्रतिभाएं हैं अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहां के जो सीईओज है, चाहे मेटा के ले लो, चाहे एक्स के ले लो, चाहे बड़ी कंपनी जितनी भी है, उसके सीईओज कौन है? इंडियन लोग है, इंडियन जनरल कास्ट के वो लोग हैं जिनको यहाँ इनको मौका नहीं मिला। आरक्षण जी जी की जी बेड़ियों के बिल्कुल चक्कर में अपनी यहाँ की जो क्रीम है, यहाँ का जो जबरदस्त स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यहाँ की जो जिसको बोलते हैं क्वालिटी है, वो विदेश में जा रही है। आप यहाँ माइनस वाले को एमबीबीएस करवा रहे हैं। उन डॉक्टरों से आप क्या मोदी अपनी सर्जरी करवाएंगे उनसे? क्या अमित शाह करवाएंगे या हेल्थ मिनिस्टर जो भी यहाँ का वो करवाएगा? मुझे तय कीजिए पहले कि -40 वाला पहले अगर कोई किसी का इलाज करेगा तो सबसे पहले नेताओं का करेगा। आप बनाइए किसी को भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस तरीके से उठा के गधे को घोड़े की रेस में अगर खड़ा करेंगे तो देश का सत्यानाश होगा, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, चाहे एससी एसटी का हो। जो बच्चा ब्रिलियंट नहीं है, वो काबिल नहीं है, उसको उस लाइन में मत खड़ा। बिल्कुल सही बात है सर। अब जब हमने ये यूजीसी और दलित और साथ में स्वर्ण, जब आपने कैपेबिलिटी की एक बात करी है कि जब तक कोई काबिल नहीं है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, वो उस कुर्सी का हकदार नहीं है। वहीं हम बात करते हैं रिजर्वेशन यानी आरक्षण की। आरक्षण पर सालों से लगभग हमारा ये 75वां 76वां हमने अभी गणतंत्र दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस बनाया, तो इसके बाद भी अब तक आरक्षण पर एक बहुत बड़ा वाद विवाद छिड़ा रहता है। इस पर आपके क्या विचार है कि क्या आरक्षण हमारे जो समाज में एक भेदभाव की लकीरों को और बढ़ाता जा रहा है, या जिसकी वजह से आरक्षण लाया गया था कि भेदभाव को खत्म किया जाएगा सामाजिक तौर पर और कल्चरल तौर पर, क्या उसमें कोई कमी आई है? अगर किसी ने अम्बेडकर जी को पढ़ा है जी और जो हर दिन किताब हाथ में लिए घूमते संविधान, उनको पूछिए अम्बेडकर को कितना पढ़ा है। मैंने पढ़ा है। और अम्बेडकर जी ने बोला था जब देश आजाद आजाद हो रहा था, ये रिजर्वेशन लागू किया जा रहा है, क्या आप छुआछूत का एक नया तरीका आप डेवलप कर रहे हैं भारत में। ये उन्होंने बाकायदा अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अपनी खुद की जो उनकी बायोग्राफी है उनमें लिखा। और अगर लागू भी करते हो तो 10 साल से ज्यादा मत करना। जी अगर 10 साल से ज्यादा लागू होगा तो फिर ये नया छुआछूत का तरीका हो जाएगा और खाई खोदने का काम करेगा आपसी जातियों में। ये अम्बेडकर जी का कथन है। जो व्यक्ति हर दिन अम्बेडकर जी की गाथा गाते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, अगर उनके यहाँ पर अगर उनको सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो सरकार आपको आज से 70 साल पहले इस आरक्षण को छोड़ देनी चाहिए। और जिनकी मानसिकता में दलित है, 3 बार का भारत का प्रधानमंत्री अभी भी अपने आप को महादलित बोलता है। हमारे यहाँ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होने के बावजूद उनका बच्चा रिजर्वेशन में आईएएस बनता है। यहाँ का देश का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जो आपका जज है, चीफ जस्टिस है, उसका बच्चा अभी भी आरक्षण लेके पढ़ाई कर रहा है। इससे ज्यादा घृणित मानसिकता इस देश में क्या होगी कि क्रीमी लेयर यहाँ पे कोई चीज नहीं है। आप क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं, इस अहदे पे हैं कि पूरे देश को चला रहे हैं, और फिर भी हर दिन मंच पे चढ़ के आप ये बोलते हैं कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे
हरेश किया जाता है, मुझे प्रताड़ित कहाँ प्रताड़ना कर दिया जा रहा है? सर क्या इस देश बात के पे मैं प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है प्रताड़ना? बिल्कुल नहीं। सर इस पे एक बात कहूँगी कि तमिलनाडु में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया था क्योंकि वो दलित थी, तो उसे टॉयलेट साफ कराया गया। वहीं एक मामला आया था उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब की गई थी क्योंकि वो दलित जाति का था। तो इससे अगर हम देखें तो एक परिदृश्य यहाँ पर एक अलग झलकता है, वहीं हम यदि डेटा को देखें तो डेटा से परिदृश्य अलग झलकता है। तो आखिर इस बात को हम किस तरीके से नाप तोल सकते हैं कि हमारे ये वर्ण जो यहाँ पर अब भी कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, उसको हम साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन जो और जातियां भी हैं जो अब तक, जिनको एक आपने जो क्रीमी लेयर की बात करी, हम उसको भी साथ लेकर चल सकते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है, जी। कहाँ पे क्या हो रहा है अंदाजा नहीं है। 140 करोड़ में एक आपने एक केरला का बताया, एक यूपी का बताया, इसका परसेंटेज निकाला हम्म। जीरो 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 पता नहीं कितना परसेंट है, ये काउंटेबल नहीं है। जी। अभी दिल्ली में एक खटीक समाज के युवक को मार दिया गया, दलित नहीं था क्या? हम्म। दलित क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि मारने वाले मुस्लिम समुदाय से थे। लोग ऐसे आज अजीब अजीब नामों से बोलते हैं, और ऐसे अलग समुदाय, अलग नहीं, मुस्लिम समुदाय ने मारा। क्यों मारा? रोजे चल रहे थे, एक महिला पे पानी के छींटे करके वो पूरे घर वालों को लेके आ गई, बच्चों पे अटैक कर दिया, हम्म। वो युवक मारे गए। वो दलित समुदाय के जितने भी संस्थान थे कहाँ गए? जी। क्योंकि काउंटेबल वही चीज है जहां पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, भूमियार, जैन, ये लोग अगर मूत रहे हैं, थूक रहे हैं, तो वो तो काउंटेबल है। और मियाँ थूक रहा, मियाँ मार रहा हो, काउंटेबल नहीं है। तो आप पहले तो इनकी मानसिकता घृणित है, मानसिकता दूषित है, उसको निकालिए कि काउंट उनको वही कराना है। समझ रहे हैं? एक अब राष्ट्रपति फिर भी वो क्या बोलते हैं, दलित है, क्योंकि वो पता ही नहीं उसने, राष्ट्रपति होते हुए तुम्हें कौन कौन बता रहा है? प्रधानमंत्री होते हुए उनको कौन प्रताड़ित कर रहा है? और अगर कर रहा है तो तुम हटो ना यार, तुम घर जाओ। तुम्हारी मानसिकता में जिनके प्रताड़ना है, दलित दलित एक शब्द है ही नहीं। अब शब्दावली में दलित जैसा कोई वर्ड नहीं। दलित मानसिकता है, लोगों को नजरिया है। मैंने फिट कर लिया, मैं आईपीएस हूं, दलित हूं। फिर आईपीएस क्यों है? तो लोगों को न्याय दिलाएगा या खुद के न्याय के लिए रोता फिरेगा? फिर उस पद पे तेरे को नहीं होना चाहिए। मुख्य फ्लो का भी ऊपर आ गया है तू, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को तू लीड कर रहा है, और तू आईपीएस हो गया, तू बोल रहा है मैं दलित हूं। मानसिकता जिसकी दलित है उसको कतई आप मुख्य धारा में नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट का कल एक आदेश आया कि जो ईसाई कन्वर्ट हो गया है, बुद्ध, सिख और हिंदू, वो अगर एससी एसटी का है तब तो अकाउंटेबल है कि वो इसमें वो एससी एसटी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर वो कन्वर्ट होता है ईसाई में या और कोई दूसरे धर्म में, तो कन्वर्ट वो मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता, क्योंकि फिर वो उसने वो जो एक विचारधारा है वही चेंज कर दी। जी। धर्म की विचारधारा चेंज कर ली, तो वहां धर्म होता ही नहीं, वहां ऊपर नीचे ऊंच नीच होता ही नहीं ईसाई धर्म। तो फिर आप उस कैटेगरी में नहीं आते। तो सरकार, आप एक ये भी एक कैटेगरी है कि अगर आप क्रीमी लेयर में आ गए तो आप दलित नहीं रह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का तय करना पड़ेगा, ये आपकी सरकारों को तय करना पड़ेगा कि एक बार अगर कोई सरकारी नौकर बन गया, मुख्य धारा में आ गया, तो दलित जैसा कोई भी टाइटल उसके साथ नहीं लगेगा। अगर वो यूज करता है तो फिर उसको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर दलित रहना है तो नौकरी छोड़, मंत्रिमंडल छोड़, प्रधानमंत्री छोड़, घर पे बैठ, तो दलित जा, हम तेरे को दलित बोलेंगे। ये नाटक, ये दुभाषिया, ये दोहरा चरित्र, ये बंद कीजिए। पूरे देश को 80 साल में गर्त में तुमने धकेल दिया। आज से 10-12 साल 14 साल पहले जब आप नहीं आए थे, तो नेहरू जी का वीडियो चलाते थे कि देखिए उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में झगड़ा हो रहा है, तो नेहरू ने बोला कि हमारे कुछ रिसोर्सेज पे दिक्कत आ सकती है, तो आप सबको संभल के रहना चाहिए। उन्होंने एक प्रधानमंत्री देते हुए वक्तव्य दिया। मैं कोई नेहरू का समर्थक हूँ, पर उन्होंने दिया आपके हमारे प्रधानमंत्री ने, और आज वही प्रधानमंत्री, और वो उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में दिक्कत है, तो तुम्हें कहां दिक्कत आनी चाहिए? वो तो कहां लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होगा? देखो कैसे प्रधानमंत्री बनाया आप लोगों ने, मुझे बनाइए, मैं पता नहीं क्या करूंगा। और ईरान और अमेरिका में झगड़ा हो रहा है, तुम्हारा क्या दिक्कत है भैया? पांच कंट्री छूट के वहां पे युद्ध हो रहा है, तुम्हें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। फिर रिसोर्सेज में तुम क्यों बोल रहे हो कि कोविड की तरह दिक्कत आ जाएगी, आपको अलर्ट रहना चाहिए? कोविड में तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया भैया?
जी बिल्कुल। आपने कौन सा तीर मार लिया मुझे बताइए, आप प्रधानमंत्री रहते हुए। हम लोग मरे, लाखों की संख्या में मरे, गंगा में लाशें बहती रही। आज से 2 महीने पहले तक हम क्यों नहीं बोल रहे थे इस पर, बता दीजिए। 13 मार्च का दिन था जब हर्षदीप पुरी जी सांसद में पहुंचे थे और उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज कही थी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना एलपीजी की कमी है और ना ही डीजल पेट्रोल की। लेकिन हम वर्तमान जब देख रहे हैं एक परिस्थितियां, तो पेट्रोल पंपों में लाइन लगी हुई है, वहीं एलपीजी शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि कई सारे रेस्टोरेंट हर दिन बंद हो रहे हैं, शादियों में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं, जहां सरकार लगातार कहती है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब एंड टाइम पे जब इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, उसी समय क्यों सरकार की एकदम से जागृति हो जाती है और वो सांसद में आकर ये कहते हैं कि हमें अब प्रिपरेशन की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, भारत एक ऐसा शांत देश है जिसने आज तक किसी भी विश्व के किसी भी देश पे हमला नहीं किया। ये हमारा एक पुराना इतिहास रहा है। जी। हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ हम लोग रहते हैं। कोई भी आए हुए व्यक्ति का, हमने तो अंग्रेजों का भी स्वागत ही किया था। हर एक उस भारी आताताई का पहली बार इस भारत भूमि में स्वागत ही हुआ था जब तक उसने अटैक नहीं किया। वो आताताई बन के आया, आप अटैक किया, हम लड़े भी। हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि भारत में आज भी 90-95% जनसंख्या छतों पे चढ़ के केवल प्रोग्राम देखती है कि हमारे देश में क्या होगा। बिल्कुल सही बात। ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है कि हमारे देश के लिए कोई फौजी लड़ रहा है तो मुझे लड़ना चाहिए, उसकी ढाल बनना चाहिए, उसकी रसद सामग्री के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मैं वहां कुछ पहुंचा सकता हूँ, या मैं जय हिंद जय भारत करके मैं उसका मनोबल बढ़ा सकता हूँ। वो तालियां बजाएंगे खड़े होकर, इतने नामर्द लोग। वाजपेयी जी का मुझे आज भी संबोधन याद है कि जब गुजरात के एक शिव मंदिर जो फेमस, जिसको 3-4 बार 5 बार तोड़ दिया गया, आपका बड़ा मंदिर है गुजरात का, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ पे अटैक हो रहा था और नादिर शाह और उन्होंने उस पर अटैक किया। हमारे लोग वो की वही बात हो रही थी, 85-90% लोग खेतों में, खलियानों में, ऊपर पेड़ों पे चढ़ के केवल और केवल उस युद्ध को देख रहे थे, उसके परिणाम की वो इंतजार कर रहे थे। भाग नहीं दिया। उनके भगवान के मंदिर को लुटता पिटता खत्म होते हुए देख रहे थे। उनके मंदिर के पक्ष में जो राजपूत समाज की सेनाएं लड़ रही थी उनको देख रहे थे कि कौन जीतेगा, नादिर शाह जीतेगा, राजपूत जीतेगा। अगर उस समय उनका 5-10% भी वहां की जनसंख्या उस क्षत्रिय समाज की फौज के साथ, उस भारत वर्ष की फौज के साथ खड़ी हो जाती, तो नादिर शाह के दादा में भी औकात नहीं थी कि हमारे मंदिर के टच भी कर लेता सोमनाथ के। पर हम लोग केवल मुझे देखने जाते हैं, अपन केवल परिणाम देखने जाते हैं, युद्ध में भाग नहीं लेता भारत का ये व्यक्ति। लोग बोलते हैं कि राजपूत ने क्या किया, 4-4 पीढ़ी एक एक युद्ध में खोलने वाला राजपूत है। पूरे घर में हर एक महिला विधवा राजपूत ने देखी है, हर एक व्यवस्था बिगड़ती हुई राजपूत ने देखी है। घास की रोटी अपने बेटों को राजपूत ने खिलाई है। शिला पे अपना मुलायम, अपना जो भी क्या बोलते हैं, रेशम के कपड़े छोड़कर, मुलायम मुलायम कपड़ों को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर बाकायदा जंगलों में सोया है, जंगलों में रातें गुजारी है राजपूत ने। तब जाके 1000 साल तक लड़े हम लोग, और फिर भी अब उंगली उठाते हुए राजपूत ने क्या किया। मैं फिर बार बार बोलना चाहता हूँ, करणी सेना वो संगठन जो अपने युवाओं को ये याद दिलाए कि आप कहां से हैं। करणी सेना वो संगठन जो बार बार ये बोले कि आपने देश के लिए अपनी पीढ़ियां मरती खपती आई है। पर अब आज का परिदृश्य देखिए कि राजपूत से पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया, और सबसे ज्यादा विडंबना, राजपूत को हर दिन मारने का काम। 1947 में जब से आजाद हुए, 564 रियासतें दान करने वाला क्षत्रिय है। ऊपर से नीचे, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, हर एक जगह का जहां की जागृति राजपूत ने सहस इस एकीकृत भारत के लिए दान कर दी। और हमें अब उसके बाद सीलिंग एक्ट लाया जाता है आपकी जमीनें भी, तो उसके बाद अलग अलग तरह के एक्ट को लाए जाए, SC ST एक्ट, फलान एक्ट, टीकड़ एक्ट, कि इनको मुकदमे लगाओ, इनको जंजीरों में जकड़ो, इनको इनके इतिहास को विकृत करो, इनके ऐतिहासिक पात्रों को दूषित कर दो, खत्म कर दो, उनको इतना
इतना बदनाम कर दो कि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं हो। महावीर मान सिंह आमेर को बदनाम कर दिया गया। आपके पृथ्वीराज चौहान के साथ जो ये राठौड़ थे, जिनको गाली बना दिया गया इन लोगों ने के साथ, ये तो सबसे बड़े गद्दार थे। इस तरीके से ऐसे सैकड़ों पात्र जो जबरदस्त थे, उनको इन लोगों ने बदनाम किया। हमारे ऐतिहासिक पात्रों को दूसरी जातियों को दे दिया गया, उनके नाम से संबोधित करना चालू किया कि साहब इनका कुछ ना रह जाए। और आज फिर और क्या हो रहा है, यूजीसी, इनके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं चले जाए, कॉलेज स्कूल में पढ़ ना पाए, क्योंकि रिजर्वेशन दे के भी देख लिया कि इनके बच्चे फिर भी निकल रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, ब्राह्मण बने, बढ़िया बन रहा है। तो फिर इनको कैसे रोके? 70 साल में देखा क्या आपने फिल्मों के माध्यम से? सबसे घूसखोर, सबसे क्या बोलते हैं, हर एक चीज पे वो खाने वाला, वो ब्याज खाने वाला ब्याजखोर कौन बढ़िया, मिलावटी कौन बढ़िया, मिलावटखोर, घूसखोर, ब्याजखोर बढ़िया, सबसे बड़ा पाखंडी, धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने वाला कौन, पंडित, और जो व्यभिचारी व्यभिचारी बलात्कारी, सबसे बड़ा गुंडा मवाली कौन, ठाकुर क्षत्रिय। फिल्मों में दिखाया। और बकायदा प्राण अब नहीं है इस दुनिया में। हमारे एक बाबूसा थे, उनको बकायदा उसने रामबाग, यहाँ की होटल है जयपुर की, वहाँ के बारटेंडर थे, उन्होंने बोला था कि प्राण साहब आप रोल तो बहुत अच्छा करते हैं, पर ठाकुर को हमेशा विलन के रोल में आप आते हैं, ठाकुर के रोल में आते हैं विलन के तौर। तो ठाकुर तो कभी विलन था ही। तो उन्होंने बोला ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्ट्री है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, उनकी तरफ से हर 5 साल में जब वापस सरकार तय होती है, बनती है, रिपीट होती है, उस टाइम रेगुलर कांग्रेस ही, तो हमें एक लेटर जारी होता है कि अगर किसी को विलन दिखाया जाएगा तो केवल और केवल क्षत्रिय जाति के नाम से दिखाया जाएगा। ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी फिल्म को हम लोग सेंसर नहीं करेंगे। बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूं, लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से एक पूरी प्लानिंग के तहत ठाकुर, जो कभी ठाकुर का मतलब समझते हैं भगवान की उपाधि, हम ठाकुर जी भगवान को बोलते हैं। और हर गांव में एक ठाकुर, एक लाइव ठाकुर, एक जिंदा ठाकुर भी स्थापित किया गया कि इसके मन में भी कहीं ना कहीं भगवान है। और कभी किसी के साथ हजारों साल की राजतंत्र रहा, कभी किसी के साथ मुझे नहीं लगता कभी गलत हुआ होगा। और 80 साल के 78 साल के प्रजातंत्र में लाखों लोग हर दिन आत्मदाह करते हैं, फांसी लगाते हैं, हर लोग आत्महत्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिलता। आलोचक जब होते हैं तो वो कहते हैं कि क्योंकि करनी सेना राजपूतों की बात करती है, तो क्या केवल ये जातिवाद को बढ़ाने की कोई एक कोशिश तो नहीं है? क्या इसकी वजह से जातिवाद और बढ़ेगा, या जो समतल होना चाहिए वो समतल होने से कहीं पिछड़ जाएगा? जातिवाद, अगर मैं किसी और जाति को घृणित शब्दों से, घृणित नजर से देखूं, उसको बोलता है। बिल्कुल। मेरे परिवार के व्यक्तियों के उत्थान की बात करना कतई जातिवाद नहीं। तो क्या मेरे हम समाज की ऊंचाई की, उत्थान की, उनकी कुरीतियों के खिलाफ बात करना कतई जातिवाद नहीं है। किसी और जाति को गाली निकालना, उसको प्रताड़ना देना, उसके खिलाफ जहर उगलना, हर दिन जो हम नहीं करते दूसरे करते हैं, उनको जाति के नाम पे उत्थान का नाम दिया जाता है, हमें जातिवाद का नाम दिया जाता है। अभी कल परसों हमने जयपुर में प्रोग्राम करा, कौन से ठेले वाले की मूंगफली उठा के हमने खा ली, कभी अखबार में पढ़ा? अभी 5 लाख लोगों का यहाँ जयपुर में प्रोग्राम हुआ, केवल 200 पुलिस वाले लगाए गए 5 लाख में, जबकि 4, 5, 10 हजार लोग पुलिस वाले लगने चाहिए थे। ठाकुर इकट्ठे हुआ, भैया दिक्कत होनी चाहिए, लोगों को डरना चाहिए। कहीं किसी ने तो ट्रैफिक वालों को दिक्कत हुई नहीं, यहाँ के जयपुर के किसी आम नागरिक को दिक्कत हुई। 5 लाख 7 लाख लोग आए और चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को, किसी का एक चवन्नी नहीं उठाई, किसी के ठेले से कोई पानी की बोतल नहीं उठाई। क्यों? अनुशासित लोग, अनुशासन में रहना जानते हैं। हमें मालूम है ये गढ़ किले हमने, ये पूरी व्यवस्थाएं हमने दी है सरकार को चलाने के लिए। और अगर आज भी डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारे खरे कमाई के उस टैक्स से हो रहा है जो हम लोग इनको देते हैं। तो वो लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जिनका कुछ है ही नहीं, हमारा सब कुछ है, अनुशासन में रहते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमें कोई कमतर आता जाएगा। अच्छा दिखना, अच्छा मैसेज देना गलत नहीं होता है, पर आजकल की सरकारें, मुझे लगता है कि जो लोग
गुंडई पे उतरते हैं, लठ लेके प्रदर्शन करते हैं, उनकी ज्यादा सुनवाई होती है। जो लोग अपने मान सम्मान से आते हैं, मान सम्मान से जाते हैं, उनकी कम। सर, आपने एक बात कही, जो गुंडे और लठ लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो हाल ही में कई सारे प्रदर्शन देखे गए करनी सेना के द्वारा। उसमें भी बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किए गए, बहुत ज़्यादा, जिसमें लठियाँ भी चली, साथ ही कई बार जो पुलिस है, प्रशासन है, उसके साथ भी छेप हुई है, हड़प-छेप वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो क्या हम अपनी बात जब हम शांति से कह सकते हैं, तो क्या करनी सेना इस बात को लेकर चलती है, या फिर वो प्रदर्शनों में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन जाती है? मैंने तो आज तक कोई लठ वाला कोई आपका प्रोग्राम मेरा करने से लगा नहीं देखा। तलवारों के साथ का प्रोग्राम देखा होगा आपने आगरा में, जी। पर किसी की अंगुली कटी कभी खबर लगी आपको? नहीं। तलवार एक ऐसी चीज है जो हमारा मान सम्मान मर्यादा स्वाभिमान का प्रतीक तलवार है। बाकायदा हम लोग लेके, हर एक युवा हमारा लेके पहुंचा, लाखों की संख्या में पहुंचा। पर मैं पूछना चाह रहा हूँ आज बतंगड़ के इस चैनल के माध्यम से, क्या तलवार से किसी की भी अंगुली कटी, किसी का हाथ कटा, कोई इंजर्ड हुआ क्या? हमें तलवार रखना आता है, उनकी मर्यादा को रखना, हम्म। उसकी कैपेसिटी क्या है, जी उसका जी जी। दायरा क्या है, वो भी हमें आता है। कोई ऐसा व्यक्ति राजपूत नहीं है जो तलवार के बारे में जानता नहीं हो, कोई उसके बारे में पहचानता नहीं हो। हमें रखनी, चलानी और उसका यूज सब आता है, कहाँ चलानी है, कहाँ दिखानी है। तो कोई बोलता है कि उग्र प्रदर्शन, उग्र नहीं। हमारी अगर वही प्रदर्शन सरदार समाज कर रहा होता, सिख समाज कर रहा होता, जो उनको बाकायदा तलवार रखने का, कृपाण रखने का अधिकार है, तब क्या उग्र बोला जाता? जबकि हमें भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र का हमें अधिकार नहीं दिया, हमारे हर चीज छीन लिया गया, ये अधिकार भी छीन लिया। पहली बार आए थे हम तो आगरा में, हम्म। अब मुझे लगता है कि हर जगह तलवार के साथ जाना पड़ेगा। जो लोग गूंगे भरे लोग हैं, उनको अगर ये ऐसे ही समझ में आता है कि तलवार दिख के ही समझ में आएगा, दिखाएंगे तलवार, कहाँ दिक्कत है? हमको डरने वाले लोग को जी नहीं लड़ रहे हैं ना। तो मोदी क्या सर, हम आगे चल के ये देख सकते हैं कि जो करनी सेना है वो भी एक राजनीतिक दल के रूप में, जो चुनाव आएंगे उसमें हम देख सकते हैं, और वो राजपूतों और कई अन्य लोगों की सामाजिक दृष्टि से भी आगे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, वो रख सकती है? देखिए मैं आपको मैंने हरदा में बोला, अभी हम्म। भी बोलता हूँ। अब तक 20 सालों में हमने स्वर्गीय लोकेन सिंह जी कालवे की बात को रखा कि हम नॉन पॉलिटिकल संस्था है। आगे भी करणी सेना नॉन पॉलिटिकल संस्था रहेगी, जी। गैर राजनीतिक संस्था रहेगी। पर अब करणी सेना से जुड़े हुए लोग राजनीति में भी आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, एमपी एमएलए के चुनाव लड़े जाएंगे, पंच सरपंचों के चुनाव में भी हम लोग भागीदारी करेंगे, और नगर निकाय नगर निगम के चुनाव में भी हम लोग बाकायदा पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बढ़िया तरीका अपनी बात को रखने का, विधानसभा लोकसभा में आप इलेक्ट होके जाइए। नहीं तो जो लोग गए हुए हैं वो कमजोर लोग हैं, हम्म। जो हमारे कतई नहीं हो सकते। अगर हमारे होते, अब तक यूजीसी जैसे बड़े मुद्दे पर 50 क्षत्रिय, 50 ब्राह्मण, 50 वैश्यों को खड़ा हो जाना चाहिए। पर जिनको हमने भेजा नामर्द, कमजोर, और वो लोग जो हमारे कोटे से गए पर वहां बोलने से डरते हैं, उनको भी बाकायदा जवाब दिया जाएगा। तो क्या ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से ही हम दृष्टिकोण रखेंगे कि कोई भी समाज का व्यक्ति है, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो अन्य, वो सभी आपके पक्ष में खड़े होने की आप कोशिश कराएंगे, या फिर किसी विशेष वर्ग के लिए ही यह पार्टी चुनी जाएगी, ये लोग चुने जाएंगे और वे उसी विशेष लोगों के लिए काम करने के लिए आतुर रहेंगे? देखिए लोकतंत्र में सभी के साथ ही कुछ किया जा सकता जी। है, अकेला कोई समाज कुछ नहीं कर सकता। राजपूत एक ऐसी जाति है जिसको सब पसंद करते हैं, जिसकी लीडरशिप को सब पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात, सबको उम्मीद आज भी अगर किसी से है तो क्षत्रिय समाज से। उनको मालूम है ये व्यक्ति जो अपना रियल खुद के माजाए भाई अगर गलत होगा तो उसको गलत को गलत, ये कतई बचाने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर कोई मित्र है किसी भी जाति का है, और अगर वो सही है तो उसके लिए हर संभव वो लड़ाई लड़ेगा। और अगर वो गलत है तो चाहे वो भाई हो चाहे मित्र हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत के साथ कभी कतई खड़ा नहीं होगा। तो क्षत्रिय की हमेशा ये एक खूबी रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि सबको साथ लेके लड़ेंगे, सबको साथ लेके चुनाव लड़ा जाएगा। हर जाति में राजपूत समाज का सम्मान है, हर जाति राजपूत समाज हर जाति का सम्मान करती है, कभी किसी को ऊंच नीच की भावना से हम लोग नहीं।
सर हमारा आखिरी सवाल होगा और इस बात को हम यहीं पे खत्म करेंगे। एक युवा जो है आपके केवल करनी सेना जो है एक राष्ट्रीय हम बोल सकते हैं, तो वो युवा क्षेत्र पे भी है जहाँ यूनिवर्सिटीज में भी कई सारे ऐसे दल हैं जो काम कर रहे हैं करनी सेना के नाम पर। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो युवा है वो भटक रहा होता है। करनी सेना की कुछ और विचारधाराएं हैं, वो कुछ और विचारधाराओं से कई बार हम यूनिवर्सिटी में वो प्रदर्शन जो होते हैं, जो हम बोल सकते हैं अराजकता होती है, वो उनके द्वारा देखी जाती है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप उनके नेतृत्व क्या करना चाहेंगे कि वे किस तरीके से काम करें और ये आंदोलन जो छात्रों के हित में करना चाहते हैं उस बात को वो प्रशासन तक कैसे सटीक रूप से पहुंचा सके। ऐसा है, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो अगर कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन छात्रों को केवल यही बोलना चाहूँगा, अनुशासित करके कोई भी आंदोलन किया जा सकता है। अनुशासन से अगर आप कहीं ना कहीं इतर होंगे तो प्रशासन आपके साथ सख्ती बरतेगा, मुकदमा आपको झेलना पड़ेगा, इन फ्यूचर आपकी जीवन खराब हो जाएगा। हम लोग भी यूजीसी पे पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कहीं अनुशासन नहीं तोड़ा। दिल्ली में हमें रोका जी, गिरफ्तारियां हुई, कर लो गिरफ्तारी, आपका जो राइट्स है प्रशासन का आप करिए, हमें विरोध प्रदर्शन से आप नहीं रोक सकते। हमें अगर हर एक व्यक्ति को आप डफलिंग गेट को वहां पर दिल्ली में प्रदर्शन की छूट है, बिल्कुल खालिस्तानियों को छूट है, हमारे खिलाफ जो यूजीसी के पक्ष में कर रहे हैं उनको छूट है। तो जो आपके लिए खड़े रहे, आपका कोर वोटर है, आपके लिए जिए मरे, आपको लाने वाले हमें, तो हमें छूट क्यों नहीं है? हमें क्यों गिरफ्तारी की जा रही है? हमें एक दिन पहले क्यों हमारी जो आपने अनुमति दी थी उसको रद्द किया जा रहा है, परमिशन को? तो ये कतई गलत है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं छात्रों को बोल रहा हूँ, साथ लगे, आपके भविष्य के मामले के लिए यूजीसी, आपका भविष्य तय करेगी यूजीसी। इस पे आप खड़े हो, जो भी छात्र मुझे सुन रहा है, खड़े हो जाए, यूजीसी पे सपोर्ट करें। 15 अप्रैल का टाइम दिया, मैं 2 दिन से देख रहा हूं, अभी तक कोई नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तब से मैं इंतजार कर रहा हूं कोई बोले। सब बोल रहे अभी भी स्टे है, बहुत धन्यवाद है। अरे भैया, स्टे तो ऐसा ही है, स्टे स्थायी स्टे नहीं है, अस्थायी स्टे है, कभी भी हट सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इस पे अगर जब तक सुनवाई नहीं होगी और बकायदा इस पे फैसला नहीं आएगा, जब तक आप रुकोगे तो आपके खिलाफ फैसला आएगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। और हम लोग नहीं रुकेंगे। आज 23 तारीख है शायद, 23 24 25 तारीख, 25 मार्च 2026 को आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ। 15 अप्रैल का समय दिया, और 15 अप्रैल के बाद वहां पे अप्रैल में ही बंगाल में चुनाव है, अप्रैल में ही केरला में चुनाव है, उसके बाद में तमिलनाडु में चुनाव है, 3-4 जगह, 5 जगह चुनाव। हम लोग 12 अप्रैल, शायद कंफर्म नहीं, अभी हम लोग आ रहे कलकत्ता, इनकी नीतियों के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ। जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हम लोग अलग अलग स्टेट में जाएंगे और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, और बड़ा आयोजन किया जाएगा हर स्टेट में। इनको लगता है स्वर्ण महापंचायत की जाएगी, क्षत्रिय पंचायत की जाएगी, बुलाया जाएगा वहां ब्राह्मण बहुत तादाद में, बंगाल में क्षत्रिय बहुत तादाद में। सबसे बड़ी बात, वैश्य और शुद्ध कायस्थ भी बड़ी संख्या में वहां पर विराजमान है, जो यूजीसी के खिलाफ है, हमारे साथ होगा। मुझे आशा और उम्मीद है पूरी, और आपके चैनल के बतंगड़ के माध्यम से बोल रहा हूँ, बंगाल आना है जल्दी। कलकत्ता में बड़ा जन आंदोलन और बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक स्वर्ण महापंचायत का, जब जयपुर में हुआ था, वैसे के वैसे स्वर्ण महापंचायत, क्षत्रिय समागम हम लोग बंगाल की धरती बकायदा कलकत्ता में करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग तमिलनाडु और केरल में भी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत बंगाल से की जाएगी, और कतई पीछे नहीं हटेंगे। यूजीसी जब तक रोल बैक नहीं होता, करनी सेना, स्वर्ण समाज, हमसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इसके खिलाफ खड़ा होगा और बाकायदा इनके खिलाफ करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बातचीत करके कई सारी चीज़ों पर हमने बात की, चाहे वो आरक्षण हो या फिर महिला सशक्तिकरण और फिर युवा। तो आपसे बात करके कई सारी चीज़ों पे खुले हमने विचारधाराएं देखी, और साथ में जो करनी सेना की जो भविष्य की नीतियां हैं उस पर भी बात की गई। अब देखते हैं कि आगे यूजीसी में क्या आंदोलन आता है, यूजीसी में क्या बदलाव किए जाते हैं, और आखिर जो आप आंदोलन कर रहे हैं लगातार सवर्ण विरोधी, इसे बताया जा रहा है कि कितना सच है कितना झूठ है, और सभी छात्रों को समतल रूप से इसे कैसे देखा जा सकता है, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या न्याय लेकर आता
जाता है, क्या वो सारी चीजें रहेंगी जो सामने आ सकेंगी, इसका बेहद इंतजार रहेगा। आप सभी के जो आंदोलन है उनसे क्या परिणाम निकलते हैं, इन सभी का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए बतंगड़ के साथ। मैं हूँ श्रुति जैन, धन्यवाद। बहुत थैंक यू।